जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की बात हो तो डोमेस्टिक फंड्स में इन्वेस्ट करने के साथ साथ यदि इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया जाए तो शायद ये फायदेमंद होगा। तो आज मैं इस वीडियो में इंटरनेशनल फंड्स की कुछ बारीकियां बताऊंगा और साथ ही एक इंटरनेशनल फंड को रिव्यू भी करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं और ऐसे में यदि डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द ग्लोब हो, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट एक कंट्री स्पेसिफिक ना हो बल्कि अलग अलग कंट्रीज का एक्सपोजर हो, तो ये शायद फायदेमंद होगा। यानी कि यहां पर रिस्क कम हो जाएगा और बेटर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक फंड के साथ साथ एक इंटरनेशनल फंड भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, कई बार इन्वेस्टर्स ये ध्यान नहीं देते हैं कि जो इंटरनेशनल फंड है वो किस तरह का फंड है। जिस तरह से जब हम डोमेस्टिक फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या वो फंड डाइवर्सिफाइड फंड है या फिर सेक्टर स्पेसिफिक या फिर एक थीमेटिक फंड है। और यदि वो डाइवर्सिफाइड फंड है तो क्या वो लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है या स्मॉल कैप फंड है। इस तरह से ये देखा जाता है कि फंड इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को मीट करता है या नहीं करता है। इसी तरह से इंटरनेशनल फंड्स भी कई बार कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी, चाहे वो यूएस हो या चाइना हो या फिर इमर्जिंग कंट्रीज हो, इस तरह से कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज या फिर एक स्पेसिफिक कंट्रीज की कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं एक इंटरनेशनल फंड ऐसा भी हो सकता है जो कि कई कंट्रीज की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता हो। तो आप देख सकते हैं यदि एक कंट्री स्पेसिफिक है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उतना नहीं मिलेगा जितना कि मल्टीपल कंट्रीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने पर। हर चीज का अपना फायदा और नुकसान है। कई बार जब आप किसी सेक्टर स्पेसिफिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर रिटर्न्स ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर मिले हैं। ऐसा कई बार आपने पास परफॉर्मेंस देखते हुए ये रियलाइज किया होगा। लेकिन यहां पर रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। तो ऐसे में यदि आप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर जितनी अधिक कंट्रीज में एक्सपोजर होगा उतना ही डाइवर्सिफिकेशन का फायदा आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ जब आप किसी स्पेसिफिक कंट्रीज की भी अगर बात कर रहे हो तो ये देखना भी जरूरी है कि किस तरह के सेक्टर्स में वो फंड इन्वेस्ट कर रहा है। जिस तरह से हम जब डोमेस्टिक फंड्स की बात करते हैं देखते हैं कि कुछ फंड्स पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम इंटरनेशनल फंड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस फंड की क्या थीम है, क्या वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है या फिर एक पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट कर रहा है, या उसका एक्सपोजर एक पर्टिकुलर कंट्री में है या फिर मल्टीपल कंट्रीज में है। और साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि वो एक इंडेक्स फंड है या फिर एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। तो जब भी आप इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करें तो इन बातों को जरूर देखें और ये देखें कि आप जिस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं क्या ये फंड उस ऑब्जेक्टिव को मीट करता है या नहीं करता है। मैं यहां पर इन इंडेक्स को कंपेयर नहीं कर रहा हूं और फंड्स को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप किसी इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करें तो सिर्फ ये ना देखें कि इंटरनेशनल फंड है तो बस इतना काफी है। आप उस इंटरनेशनल फंड को समझने की कोशिश जरूर करें ताकि आप एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो आज मैं जिस फंड को रिव्यू करने जा रहा हूं वो है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड। और ये फंड श्रोडा आईएसएफ ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड में इन्वेस्ट करता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये फंड ऑफ फंड है, यानी कि ये फंड दूसरे फंड की यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। और श्रोडर आईएसएफ ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है और वर्ल्ड ओवर कई कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड मिनिमम 90% श्रोडा आईएसएफ ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड में इन्वेस्ट करेगा
और मैक्सिमम 5% डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। तो जो मेजर एक्सपोजर होगा वो श्रोडर आईएसएफ ग्लोबल इक्विटी फंड में होगा, यानी कि मेजर एक्सपोजर इंटरनेशनल इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। हमने अक्सर देखा है कि यूएस डॉलर की टेंडेंसी ये है कि वो इंडियन रुपी के मुकाबले ज्यादा एप्रिसिएट करता है। हालांकि इस बात को मैं मार्केट नहीं करूंगा, लेकिन यदि आपका एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में है तो ऐसे में उन कंट्रीज की इकोनॉमी जिस हिसाब से परफॉर्म करेगी उसका फर्क तो आपके पोर्टफोलियो पे पड़ेगा ही। यानी कि यदि उन कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी है जिनमें आपका एक्सपोजर है तो उसका तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही यूएस डॉलर एप्रिसिएट होने से इसका आपके पोर्टफोलियो पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो इस तरह से यदि किसी वक्त पर यूएस डॉलर के मुकाबले में आईएनआर डेप्रिसिएट कर रहा है और साथ ही मान लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी उस वक्त पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन यदि आपका इन्वेस्टमेंट ग्लोबल फंड्स में है, इंटरनेशनल फंड्स में है, तो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा और साथ ही ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। तो यदि हमें एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड को समझना है तो उससे पहले श्रोडर आईएसएफ ग्लोबल इक्विटी फंड को जानना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक फंड ऑफ फंड स्कीम है और जो इन्वेस्टमेंट है वो श्रोडर आईएसएफ ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड में हो रहा है। और यदि हम श्रोडर कंपनी की बात करें तो इनका 200 ईयर्स से भी अधिक का इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है और 37 लोकेशन से ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो यानी कि एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है उस स्कीम को जो कंपनी मैनेज कर रही है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है। इस फंड का एक्सपोजर यूनाइटेड स्टेट के अलावा यूनाइटेड किंगडम, यूरोजोन और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी है। स्कीम का बेंचमार्क MSCI वर्ल्ड नेट रिटर्न इंडेक्स है और स्कीम के पोर्टफोलियो की बात की जाए तो एज ऑन 31 अगस्त 2021 स्कीम का मेजर एक्सपोजर अल्फाबेट INC, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जेपी मॉर्गन चेज, मॉर्गन स्टैनली और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनीज में है। तो एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड ऐसी स्कीम की यूनिट्स में इन्वेस्ट कर रहा है जिसका एक्सपोजर मल्टीपल कंट्रीज और मल्टीपल सेक्टर्स में है। श्रोडर आईएसएफ ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड यानी कि वो फंड जिसकी यूनिट्स में एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट करता है, वो बेसिकली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसकी फॉरवर्ड अर्निंग ग्रोथ मार्केट द्वारा सही से आइडेंटिफाई नहीं हुई है, यानी कि जो ग्रोथ गैप है उसका फायदा ये स्कीम उठाने की कोशिश करती है। अब यदि हम स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर लगने वाले टैक्स की बात करें, यानी कि यदि आप एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां पर नॉन इक्विटी इन्वेस्टमेंट का टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। यानी कि यदि आप 3 साल या उससे कम की अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी यूनिट्स को रिडीम कर देते हैं तो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा आपके कैपिटल गेन पर, यानी कि जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के आधार पर आपको उस पर टैक्स चुकाना होगा। और यदि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ आपको 20% का टैक्स पे करना होगा। लेकिन नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उन्हें नेट 10% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। ये स्कीम 24 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई थी और यदि हम रेगुलर प्लान की बात करें तो सिंस इंसेप्शन स्कीम ने 29% से अधिक का रिटर्न दिया है एज ऑन टुडे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि 18 अक्टूबर 2021 को। और डायरेक्ट प्लान की बात करें तो उसके रिटर्न्स इससे थोड़ा और बेहतर हैं। और स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान में एक्सपेंस 1.66% है
जबकि डायरेक्ट प्लान में ये 0.39% है। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज से स्टार्ट होता है और 100 रुपी का एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यदि आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम SIP 1,000 रुपीज की होगी। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन यदि आप 365 डेज से पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करना चाहते हैं तो ऐसे में जो टोटल यूनिट्स आपके पास हैं उसका 10% आप रिडीम कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं चुकाना होगा। लेकिन यदि आप उससे अधिक यूनिट्स को रिडीम करना चाहते हैं तो 10% के एक्सेस में जो भी यूनिट्स हैं उनकी जो वैल्यू होगी उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो एक डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और जो ये चाहते हो कि उनका एक्सपोजर मल्टीपल कंट्रीज में हो, यानी कि एक कंट्री स्पेसिफिक या थीम बेस्ड ना हो, ऐसे इन्वेस्टर्स लंबी अवधि के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।